बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 24 में से लेक्चर नंबर 20, जिसका टॉपिक था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने 3 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, जिसमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा और हमने कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ और एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बच्चे, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड होती हैं, यानी ऐसी स्पीशीज़ जिनका एंसेस्टर कॉमन होता है, उनकी एम्ब्रियो की स्टेज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने डिफरेंट एनिमल की क्लासेस में देखा कि उनकी जो एम्ब्रियो की स्टेज थी उसमें गिल पाउचेस पाए जाते थे। ठीक है, तो सारी एनिमल की जो क्लासेस थी उनकी एम्ब्रियो की स्टेज में गिल पाउचेस का पाया जाना इस बात का सबूत था कि इनका जो एंसेस्टर है वो सिमिलर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम आज पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी किसको बोलते हैं बच्चे? एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम किसी चीज़ का, किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो क्लासेस हैं एनिमल की, उनकी एनाटॉमी को कंपेयर करते हैं, यानी उनके स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी पाई जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व किए हैं। ठीक है, यानी उनका ओरिजिन क्या है? कॉमन ओरिजिन है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी से हमें ये प्रूव होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, वो क्या हैं? वो एक कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड किए हैं। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ने जो पॉइंट दिया था अपनी थ्योरी का, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। डिसेंड मतलब न्यू जनरेशन्स का प्रोड्यूस होना। एंसेस्टर्स हम बोलते हैं पेरेंट्स को, और डिसेंडेंट्स बोलते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स को। तो डिसेंड विद मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जैसे जैसे नई जनरेशन्स पैदा होती हैं उनमें मॉडिफिकेशंस आती हैं, उनमें चेंजेस आती हैं। ठीक है, यानी एक कॉमन एंसेस्टर से जो स्पीशीज़ ओरिजिनेट करेंगी उनमें क्या होगा, उनमें जैसे जैसे वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाएंगी तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो उनको डिफरेंट तरह की अडॉप्टेशंस करनी पड़ेंगी, मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए उनके स्ट्रक्चर्स में क्या आ जाती हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं और वो न्यू स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डिसेंड विद मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो एक ही एंसेस्टर से बिलोंग की गई होती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे चेंजेस आती हैं वहाँ पे किसी हद तक सिमिलैरिटीज़ भी रहती हैं। जो न्यू स्पीशीज़ बनती हैं वो बिल्कुल तो डिफरेंट नहीं होती ना अपने एंसेस्टर से, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी रहती हैं, जिसकी बेस पे हम ये पता चला सकते हैं कि ये स्पीशीज़ जो हैं वो उनका एंसेस्टर कौन सा होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे जो पेरेंट्स होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बेशक वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं लेकिन उनमें कोई ना कोई रिजेम्बलेंस अपने पेरेंट्स के जैसी होती है। ठीक है, तभी तो जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। इसीलिए कोई जो स्ट्रेंजर होगा वो देख के बता सकता है कि ये जो दो लोग हैं ये आपस में बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, या इनके पेरेंट्स ये वाले होंगे। तो बेशक एवोल्यूशन के साथ साथ ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आती हैं, उनके स्ट्रक्चर में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन किसी ना किसी हद तक वो अपने पेरेंट्स से स्टिल रिजेम्बलेंस रखते हैं। ठीक है, उसी सिमिलैरिटी को हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी में स्टडी करते हैं कि अगर 4 स्पीशीज़ हैं, उनके दरमियान स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि इनका एंसेस्टर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी जब हम स्टडी करते हैं तो हम 2 तरह के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। एक आ जाते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स और दूसरे होते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चरली तो सेम होते हैं लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कैसे स्ट्रक्चर्स हैं
कि लेट्स सपोज कि हम 4 डिफरेंट स्पीशीज़ लेते हैं, तो उनके क्या होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। और होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जाम्पल है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ऐसी एवोल्यूशन है जिसमें एक कॉमन इंसेस्टर से जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। डाइवर्जेंट जो वर्ड है वो निकला है डाइवर्स से। डाइवर्स का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट हो जाना, ठीक है। तो एक एंसेस्टर से लेट सपोज 4 ऑफस्प्रिंग्स उसके प्रोड्यूस हुए, तो वो चारों ऑफस्प्रिंग जो हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले गए। डिफरेंट एनवायरनमेंट में उन्होंने जाके डिफरेंट तरह की एवोल्यूशन की, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उनको डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी। तो इस तरह की एवोल्यूशन जिसमें एक सिमिलर एंसेस्टर से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशंस करते हैं, इस तरह की एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के रिजल्ट में बनते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यानी एक जो एंसेस्टर था उसके 4 ऑफस्प्रिंग्स थे, तो वो चारों ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में गए। लेट सपोज एक ऑफस्प्रिंग चला गया वाटर वाली इन्वायरमेंट में, एक्वेस इन्वायरमेंट में चला गया, एक चला गया टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, एक चला गया एरियल इन्वायरमेंट में। तो क्या हुआ, जो वाटर में गया उसको कैसी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, स्विमिंग करनी पड़ेगी ना उसको। जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में गया उसको वॉकिंग के लिए अडॉप्टेशंस करनी पड़ेंगी, रनिंग के लिए करनी पड़ेंगी। जो एरियल इन्वायरमेंट में गया, हवा में गया, उसको फ़्लाइट के हिसाब से मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चर्स तो सेम होंगे लेकिन अब उनका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जो वाटर में गया उसका जो वो वाले स्ट्रक्चर्स थे वो स्विमिंग में इन्वॉल्व हो गए, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में गया वो वॉकिंग में इन्वॉल्व हो गए, जो एरियल इन्वायरमेंट में गया वो फ्लाइट में इन्वॉल्व हो गए। तो क्या हुआ कि स्ट्रक्चर्स तो सेम थे लेकिन उनका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर और ऐसी एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाती है, एग्जाम्पल इसमें आ जाती है लिम्स ऑफ मैन, लिम्स ऑफ बैट, हॉर्स, व्हेल और बाकी सारे मैमल्स, ठीक है। अब क्या होता है, लिम्स किसको बोलते हैं हम, ह्यूमन लिंग जो लिम्स हैं उनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था स्केलेटन में, जिसमें हमने कहा 4 लिम्स आ जाते हैं और हैंड लिम्स आ जाते हैं। फिर है लिम्स ऑफ बैट, बैट के जो लिम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं विंग्स में, ठीक है। इसी तरह जो हॉर्स के लिम्स हैं, जो वेल के लिम्स हैं, ठीक है, इन सब के लिम्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्ट्रक्चर का पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं लेकिन उसमें जो बोन्स की अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है। ह्यूमन लिम्स में हमने बोन की अरेंजमेंट पढ़ी हुई है, फीमर, टिबिया, फेबुला है, फिलेंजीज हैं, मेटाफिलेंजीज हैं, ठीक है, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स हैं, ये सारी जो बोन्स हैं ये पाई जाती हैं लिम्स के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह जो बैट की लिम्स हैं, जो हॉर्स की लिम्स हैं, जो वेल की लिम्स हैं, इनमें भी तकरीबन जो बोन्स का पैटर्न होता है ना, जो अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये जो सारे मैमल्स हैं इनकी लिम्स का क्या हुई, जो स्ट्रक्चर है उनका सेम है लेकिन इन सब का फंक्शन भी क्या सेम है, नहीं, इन सब की लिम्स का फंक्शन डिफरेंट है। वेल जो है उसकी लिम्स उसको स्विमिंग में हेल्प करती हैं, हॉर्स की लिम्स उसको रनिंग में हेल्प करती हैं, जो बैट की लिम्स हैं वो उसको फ्लाइट में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह इन सब के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इन सब का फंक्शन क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस सब से हमें ये प्रूव होता है कि ये जो सारी क्लासेस हैं मैमल्स की, यानी कि वेल, हॉर्स, बैट और मैन, इन सब का एंसेस्टर क्या था, कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। तभी तो इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी पाई जा रही है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि ये जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में क्या हुआ कि डिफरेंट जो मैमल की क्लासेस थी उनके लिम्स क्या थे, वो डाइवर्जेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो गए। डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो थे वो मॉडिफाई हो गए। इसीलिए हम एवोल्यूशन को एक रीमॉडलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। रीमॉडलिंग प्रोसेस का मतलब कि चीज़ों का रीमॉडल होना, रीस्ट्रक्चर होना उनका, ठीक है,
तो इस तरह से क्या हुआ कि उनका शुरू में जब उनका इंसेस्टर सेम था, इंसेस्टर कॉमन था, तब वो काफ़ी हद तक सारे ऑर्गेनिज्म क्या थे, सिमिलर थे। फिर जैसे जैसे वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में गए तो उनके स्ट्रक्चर्स ने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू किया, तो उनके स्ट्रक्चर्स की रीमॉडलिंग हुई, यानी उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आई। ठीक है, तो बेशक इनका स्ट्रक्चर पैटर्न सेम है मैन के लिम्स का, बैट्स का, हॉर्स का, लेकिन डिफरेंसेस भी तो हैं ना। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं इसको हम बोलते हैं रीमॉडलिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर्स का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रीमॉडल होना। ठीक है, इसी तरह से होमोलोगस स्ट्रक्चर में एक तो हमने ये लिम्स की एग्जांपल पढ़ ली, दूसरी एग्जांपल क्या है, वो है फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का हम फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर में हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि उसमें सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, स्टेमन्स होती हैं, कार्पल्स होती हैं, और इन सब का फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो ये सारी ये जो फ्लावर पार्ट्स हैं ये किसकी एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल है होमोलोगस स्ट्रक्चर की, कि ये स्ट्रक्चरली मिलते जुलते हैं लेकिन इन सब का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सेपल्स का फंक्शन डिफरेंट है, पेटल्स का डिफरेंट है, कार्पल्स का, स्टेमन्स का, सबका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है ये, लेकिन ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है। बच्चे, स्ट्रक्चरली सिमिलर होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनमें रिजेम्बलेंस पाई जाती है और उनका ओरिजिन क्या है, कॉमन ओरिजिन है। और इन सब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, इन सब का ओरिजिन क्या है, लीव। ये जो सिंपल लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वही मॉडिफाई होके कन्वर्ट हुए थे फ्लावरिंग पार्ट्स में। ठीक है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई। कंपैरेटिव एनाटॉमी में बच्चे एक और एग्जांपल है जो एविडेंस है एवोल्यूशन का। यहाँ पे हमें एम्ब्रियो स्टेज दिखाई गई है। ए वाली जो एम्ब्रियो स्टेज है वो है टर्टल की, बी वाली है माउस की, सी है ह्यूमन की, और डी है चिक की। ठीक है, यानी ये डिफरेंट तरह के एनिमल्स के हमें एम्ब्रियोज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन सब के एम्ब्रियोज ऑलमोस्ट सिमिलर है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या इन सब का स्ट्रक्चर मिलता जुलता नहीं है, तो इन सारी डिफरेंट क्लासेस का, हालांकि टर्टल, माउस, ह्यूमन और चिक एक दूसरे से कितने डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो एम्ब्रियो की स्टेज है वो कितनी मिलती जुलती है, उनका स्ट्रक्चर कितना रिजेंबल करता है, जिससे हमें ये प्रूव होता है कि ये जो है, ये जो डिफरेंट क्लासेस है एनिमल्स की, इन सब का एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमने कहा पहले हम पढ़ते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर और फिर हम पढ़ते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स। एनालोगस स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका फंक्शन होता है सेम। ठीक है, इससे हमें ये प्रूव होता है कि ये जो सारे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं लेकिन उनका फंक्शन सेम है, तो वो इन्वॉल्व हुए हैं डिफरेंट एंसेस्टर से। होमोलोगस स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि जब ओरिजिन सेम होता है, एंसेस्टर सेम होता है, तो उसके रिज़ल्ट में जो एवोल्यूशन होती है वहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, फंक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन जो एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं ये होते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है, इनके इंसेस्टर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट होते हैं लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। और इस तरह की एवोल्यूशन जिसके रिजल्ट में एनालोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको बनते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हमने होमोलोगस स्ट्रक्चर में पढ़ी थी और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है एनालोगस स्ट्रक्चर में। कन्वर्ज का मतलब होता है बच्चे एक पॉइंट पे आके मिल जाना, जिनका डिफरेंट स्पीशीज़, जिनका ओरिजिन डिफरेंट था, जिनके इंसेस्टर डिफरेंट थे, मतलब 4 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो उन सब का इंसेस्टर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फिर क्या हुआ, वो एक पॉइंट पे आके मिल गए। मतलब मिलने का मतलब ये है कि उनका जो फंक्शन है वो सेम हो गया। उनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हैं लेकिन उन सारे स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, सेम है। जिस तरह से हम देखते हैं विंग्स ऑफ बैट्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, इन तीनों के विंग्स आपने देखे होंगे, बैट्स के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट्स के विंग, ये कितने डिफरेंट होते हैं आपस में। इंसेक्ट के विंग जो हैं वो बहुत ही मेम्ब्रेन टाइप के होते हैं, जो बर्ड्स के विंग्स हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं और बैट्स के विंग्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इन तीनों के विंग्स डिफरेंट तरह के हैं लेकिन
इनका फंक्शन क्या है, सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। और जिस एवोल्यूशन के रिजल्ट में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। फिर एनालोगस स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाती है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पास्ट में जिनका कोई ना कोई फंक्शन रहा होता है लेकिन अब उनका कोई फंक्शन नहीं होता और ये जो हैं वो यूज़लेस होते हैं किसी भी स्पीशी के अंदर। जिस भी स्पीशी के अंदर कोई वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है उसका वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन जो उनके एंसेस्टर्स होंगे, जो पास्ट वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें उनका कोई ना कोई फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। हिस्टोरिकल रेमनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट हैड इम्पोर्टेंट फंक्शन इन एंसेस्टर्स बट आर नो लॉन्गर एसेंशियल प्रेजेंटली, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जिनका जो एंसेस्टर्स थे, जो पास्ट वाले ऑर्गेनिज्म थे, उनमें कोई ना कोई फंक्शन था वहाँ, तब ये फंक्शनल थे, कोई काम करते थे, लेकिन अब इनका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये यूज़लेस है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये होमोलोगस स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, एनालोगस की नहीं, होमोलोगस स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। ठीक है, तो कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स में या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स में? इस पे हमारे पास आ जाती हैं स्केलेटन ऑफ वेल्स एंड सम स्नेक्स रिटेन वेस्टिजेस ऑफ पेल्विस एंड लेग बोन्स ऑफ वॉकिंग एंसेस्टर। वो कहता है जो वेल्स हैं और स्नेक्स हैं, स्नेक्स हमें पता है कि वो रिगल करते हैं, वो रेंगते हैं, वो चलते नहीं हैं। इसी तरह से वेल्स जो हैं वो स्विम करती हैं, लेकिन इनमें अभी तक पेल्विस और लेग्स बोन्स प्रेजेंट हैं। तो जब ये चलते नहीं हैं, ये दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म, वेल्स एंड स्नेक्स, तो फिर इनको पेल्विस और लेग्स बोन की क्या ज़रूरत है? लेकिन इनमें अभी तक ये बोन्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेल्विस एंड लेग बोन्स इनमें प्रेजेंट है ना, स्नेक्स में और वेल्स में, इनका फंक्शन तो कोई नहीं है लेकिन ये अभी तक प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं स्नेक्स के अंदर और बोन्स के अंदर, इनका स्नेक्स में और वेल्स के अंदर तो कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन इससे हमें ये प्रूव होता है कि ये स्नेक्स एंड वेल्स ऐसे एंसेस्टर्स से इवॉल्व किए होंगे जो वॉकिंग एंसेस्टर्स होंगे। ठीक है, इनके अंदर इन बोन्स का प्रेजेंट होना ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इनके एंसेस्टर्स क्या थे, वॉकिंग एंसेस्टर्स थे, वो चलते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में गए तो ये जो थे वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व हो गए, जो स्विम करने लगे और रिगल करने लगे। फिर आ जाती है हमारे पास दूसरी एग्जांपल वेस्टिजियल स्ट्रक्चर की, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो ह्यूमंस में और कार्निवोर्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं होता ह्यूमंस के अंदर। तो अपेंडिक्स जो है, ये जो एंसेस्टर्स थे ह्यूमंस के और कार्निवोर्स के, उनमें अपेंडिक्स का फंक्शन था और ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होती थी। थर्ड जो एग्जांपल आ जाती है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर की, वो है ईयर मसल्स इन मैन। इंसानों के अंदर ईयर मसल्स का जो ईयर मसल्स हैं वो क्या हैं, वो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं। ईयर मसल्स जो हैं वो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, जिसमें डॉग्स आ जाते हैं, उनके अंदर जो ईयर मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फ्लैपिंग में। हम देखते हैं कि ये जो डॉग्स हैं वो अपने ईयर्स को मूव कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो टू एंड फ्रो मूवमेंट, वो फ्लैपिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, वो ईयर मसल्स की वजह से होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इंसानों में जो ईयर्स हैं वो फ्लैपिंग नहीं कर सकते, वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते, लेकिन उनमें अभी तक ये ईयर मसल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो ईयर मसल्स हैं ये क्या है, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं। जिस तरह ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि वेल के अंदर हमें पेल्विस और फीमर बोन दिखाई दे रही है। फीमर बोन हमें पता है कि हाइंड लिम्ब की बोन है। ठीक है, तो ये जो फीमर और पेल्विस है, तो ये जो पेल्विस और फीमर बोन है, यहाँ पे जैसे मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रही हूँ, ये जो पेल्विस और फीमर बोन्स हैं जो वेल्स के अंदर प्रेजेंट है, इसी तरह ये स्नेक्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। तो इनका वेल्स में और स्नेक्स में कोई फंक्शन नहीं होता और ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास एविडेंस आ जाता है एवोल्यूशन का वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स को, जैसे उसके डीएनए को, उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को, उसके जीन्स को। तो अगर दो स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड होंगी तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डीएनए और प्रोटीन का जो सीक्वेंस होगा वो मैच करता होगा। जिस तरह से हम डीएनए हम सीक्वेंस करवाते हैं अक्सर ऑर्गेनिजम्स का, ये मैच करने के लिए कि क्या वो जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, क्या उनका आपस में कोई रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, उनका डीएनए का सीक्वेंस कराते हैं। वो क्यों कराते हैं, इसलिए क्योंकि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आपस में जिनका ब्लड रिलेशन होता है, उनका डीएनए आपस में उनका सीक्वेंस जो है वो बहुत मैच करता है, उनके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या होता है, मैच करता है। तो इसी तरह हम एवोल्यूशन जो है वो उसके एविडेंस के तौर पे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्पीशीज़ के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, उनके डीएनए को, उनके प्रोटीन के सीक्वेंस को हम स्टडी करते हैं। तो अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के डीएनए और प्रोटीन का सीक्वेंस मैच करता होगा तो इसका मतलब ये है कि वो स्पीशीज़ क्या है, वो क्लोजली रिलेटेड है, उनका एंसेस्टर सेम है। इसी तरह से हम ये देखते हैं, हमने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था। जेनेटिक कोड में हमने कहा 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड होता है जो एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को कोड करता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जेनेटिक कोड्स यूनिवर्सल होते हैं, यानी इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में जेनेटिक कोड क्या होता है, सेम होता है। सिवाय 1-2 एक्सेप्शंस हमने पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो कुछ कोड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। अदरवाइज़ ये जो जेनेटिक कोड्स हैं वो तमाम ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है कि सारी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड सेम है। इससे हमें ये प्रूव होता है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन क्या है, सेम है। जो बात हम करते हैं, जो एवोल्यूशन पॉइंट देती है कि सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं, उन सब का ओरिजिन क्या था, सेम था। वो एक सिंगल एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि प्रोक्रियोट्स जो थे वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होंगे और फिर प्रोक्रियोट से आगे सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है ह्यूमंस में और बैक्टीरिया, ह्यूमंस और बैक्टीरिया एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, लेकिन स्टिल ह्यूमंस और बैक्टीरिया की बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। इसी तरह से साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम सी एंड ए जो कि रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, इनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ते हैं। तो ये जो साइटोक्रोम सी और ए हैं, ये सारे भी क्या हैं, एरोबिक स्पीशीज़ में सेम है। सारी स्पीशीज़ जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं उन सब की ये वाली प्रोटीन्स क्या हैं, सेम है। जिससे हमें ये प्रूव होता है कि सब ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सिंगल एंसेस्टर से ओरिजिनेट किए हैं।